गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी स्टूडेंट। विषय हिंदी साहित्य कृतिका भाग 2 और चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर है। और आज जिस शीर्षक को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ वह शीर्षक जॉर्ज पंचम की नाक और इसके जो लेखक हैं वह कमलेश्वर जी हैं। यह इस चैप्टर का तीसरा भाग है और जॉर्ज पंचम की नाक अर्थात जॉर्ज पंचम की इज्जत का सवाल है और जॉर्ज पंचम की इज्जत के साथ में हिंदुस्तान की इज्जत का भी सवाल है कि हिंदुस्तान में लाट लगी हुई है, उस पर हथियार बन रहे और हथियारों के साथ सैनिक तैनात हैं और लाट से मूर्ति चोरी हो जाती है। तो तरह तरह के सभी प्रदेशों का दौरा किया मूर्तिकार ने आदेश के अनुसार, सभापति के आदेश के अनुसार प्रत्येक प्रदेश का दौरा किया उसने, चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो, चाहे वो बॉम्बे क्यों ना हो, चाहे वो केरल क्यों ना हो, चाहे वो गुजरात क्यों ना हो, चाहे वो महाराष्ट्र क्यों ना हो, सब जगह का उसने दौरा किया। लेकिन कहीं भी उसे जॉर्ज पंचम की आकार की नाक कहीं प्राप्त नहीं हुई। उसने गांधी जी की मूर्ति की भी नाक देखी, उसने सुभाष चंद्र बोस की नाक भी देखी, उसने भगत सिंह की भी देखी, उसने राजा राम मोहन राय की देखी। प्रत्येक देश के देशभक्त की जो मूर्तियां लगी हुई हैं प्रत्येक प्रदेश में, सबकी नाकों को टटोल टटोल के उसने देखा। किसने? मूर्तिकार ने। जो मूर्तिकार था, जो चिंतित था, जिसको आदेश दिया था उस जॉर्ज पंचम की नाक पर मूर्ति लगाने के लिए, उसने सब जगह जा जाकर देखा, लेकिन कहीं भी उसे उसकी तरह जॉर्ज पंचम की जो नाक थी उस नाक पर फिट हो जाए उस प्रकार की नाक कहीं भी प्राप्त नहीं। उसके बाद में वो बिहार भी गया था जिसमें एक दुर्घटना में 42 बच्चों की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे 42 बच्चे। उनकी वहां मूर्तियां स्थापित हैं, संगमरमर की लाट बनी हुई है। उन बच्चों की मूर्तियों को भी नापा गया, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक से, उनकी बड़ी नाक थी, अर्थात यहाँ के बच्चों की भी, यहाँ के राजभक्तों की, राजनेताओं की, देशभक्तों की, सबकी मूर्तियों पर जो नाक लगी हुई थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। बड़े ही चिंतित का विषय बन गया था ये हुक्म खानों के लिए, ये बैठे हुए प्रशासन और जो गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हमारे देश के कुछ लोग थे, उनके लिए चिंतित का कारण बन गया था। कहते हैं कि जो आज़ादी है केवल वो कागजों में है, वास्तविकता के धरातल पर वो आज़ादी नहीं है। कि विदेशी लोगों को लेकर कितनी चिंतित रहते हैं हमारे देश के लोग। दूसरी बात, जब ऊपर से जब कार्य होता है अर्थात ऊपर से कड़ाई होती है, तभी लोग हमारे देश के पद, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए आसी लोग जागते हैं। अर्थात तीसरी चीज ये उभर के आती है कि अर्थात इतनी सुरक्षा होते हुए नाक कैसे गायब हो जाती है। तो कई चीजें निकल कर आती है इससे। चलिए आगे चलते हैं। और क्या है इसके अंतर्गत? चलिए मूर्तिकार, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। मूर्तिकार पैसे से लाचार था। जब कोई व्यक्ति पैसे से लाचार होता है तो हर प्रकार के वो कार्य करने के लिए तैयार रहता है, अर्थात अपनी मजबूरी के कारण वो कार्य करता है। तो इसी प्रकार इस चैप्टर के अंतर्गत जो मूर्तिकार है, जॉर्ज पंचम की नाक के अंतर्गत जो मूर्तिकार है, वह भी पैसे से लाचार था। तो वो अपने परिश्रम को विफल नहीं होने दे रहा था, अर्थात उसके अंदर जो जिज्ञासा थी उसको विफल नहीं होने दे रहा था। अर्थात वो जिज्ञासा के माध्यम से वह पूरी भरसक प्रयास कर रहा था, भरसक कोशिश कर रहा था कि मैं हर हालत में जॉर्ज पंचम की नाक पर मूर्ति लगाकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि वह मूर्तिकार था, वो किस पैसे से लाचार था। और जब व्यक्ति पैसे से लाचार होता है तो हर गिज, हर कोशिश करता है वो उस काम को करने के लिए कि यह काम हो। यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था, वह कलाकार ऐसा था वो कभी हार मानने वाला नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में पौधा, उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए, और जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके फिर दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसने कह दिया गया था कि इस दरवाजे के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कोई नहीं आए, पता न लगे किसी अखबार में एक खबर न छप जाए। और उसके बाद में क्या हुआ, फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, एक नई योजना प्रस्तुत की। पहले देखिए क्या क्या योजनाएं प्रस्तुत की मूर्तिकार ने, सब कोशिशें अपनाई, हर गिज प्रयास किया उसने, हर परिश्रम किया मूर्तिकार ने, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाया। उसको उस तरीके की नाक नहीं मिल पाई, जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठ गया। उसने कहा
चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, नाक लगाना एकदम जरूरी है, बिना नाक के तो इज्जत का सवाल है। हिंदुस्तान की इज्जत की भी बात है और ब्रिटिश सरकार की इज्जत की बात है। इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दिया है। और उसने कहा कि हमारे देश में 40 करोड़ लोग जिंदा हैं, हो सकता है कि शायद उनकी नाक काट के लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, और बात के साथ ही सन्नाटा, भाई सन्नाटा छाने वाली बात तो है ही कि जिंदा लोगों की किस प्रकार नाक काटी जाए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपको सिर्फ जानी चाहिए। कानाफूसी और मूर्तिकार को इजाजत दी गई। और जब इस प्रकार सब लोगों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा मीटिंग में, सभापति को सदस्यों को सभापति के प्रति और चिंतित होते हुए देखकर उसने कहा कि आपको चिंतित होने की कोई बात ही नहीं, आप चिंतित क्यों हो रहे हो? ये सारा आदेश मुझे दीजिए, मैं करूंगा चुनाव, मुझे केवल आदेश दे दिया। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, अखबारों में केवल इतना छपा था कि नाक का जो मसला है वो हल हो चुका है और राजपथ इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। और इंडिया गेट का जो जॉर्ज पंचम की लाट है अर्थात मूर्ति है, उस पर नाक लगने वाली थी, यह अखबारों में चर्चा छप चुकी थी, लेकिन यह पता नहीं था जिंदा नाक लगाई जा रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई और नाक लगने से पहले फिर वहां हथियारबंद सैनिकों की तैनाती कर दी गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और मूर्ति के आसपास जो तालाब था उसको सुखा दिया गया, उसकी रबाब निकाली गई और उसके अंदर कीचड़ थी उसको निकाला गया, ताजा पानी डाला गया, उसमें ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए और ताकि जो जिंदा नाक लगाने वाली वो सूख न पाए, ताजा पानी भरा गया। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, इस बात की यह सारी बातें जो जिंदा नाक लगाई जा रही है, उसलिए तालाब वगैरह को साफ किया जा रहा है, उसमें ताजा पानी भरा जा रहा है, उसमें नाक डाला जाएगा जिससे नाक सूख न जाए क्योंकि जिंदा आदमी की नाक है। यह लोगों को नहीं पता था। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था और यह वह दिन नजदीक आते जा रहा था। रानी एलिजाबेथ कुछ ही दिनों के बाद में प्रधान वाली है, कुछ ही समय के बाद में, और वह भी अपनी इस प्रकार की राय से परेशान हो रहा था। अपने खुद के बताए हुए हल से वो परेशान था। मूर्तिकार जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से जो सदस्य थे उसने मदद मांगी। किसने? मूर्तिकार ने। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए और उसे यह राय दे दी गई कि एक दिन हर हालत में उससे आने से पहले अर्थात रानी एलिजाबेथ द्वितीय के आने से पहले नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई है। सभी अखबारों में खबर छप चुकी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई। यानी ऐसा नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, अर्थात ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी और उस दिन एक बहुत अच्छी मतलब एक गौर करने वाली बात थी कि उस दिन हमारे देश में किसी प्रकार का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम नहीं हुआ। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई में या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का अच्छा ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, तो नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वो भी बुद्ध के लिए। तो इस प्रकार उसकी जिंदा नाक लगा दी गई। हमारे भारत देश को, कुछ लोगों को जो इस देश को प्यार करते हैं, इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनकी अच्छी सोच है, राष्ट्रभक्ति है जिनके अंतर्गत, उनको काफ़ी दुख हुआ इस बात का कि किसी जिंदे व्यक्ति की नाक जॉर्ज पंचम अर्थात हमारे हिंदुस्तान से क्या दूसरे देश की जो मूर्ति है क्या उसकी इज्जत ज़्यादा है हमारे देश की? क्योंकि जिंदे व्यक्ति को किसी की नाक काट के लगाया गया होगा तो इसमें हिंदुस्तान की नाक नहीं है। अर्थात हिंदुस्तान की जो इज्जत क्या विदेशी इज्जत से कम है क्या? तो यहाँ इस प्रकार के, यहाँ दो प्रकार के जो उच्च आसीन संस्थानों पर जो बैठे हुए